आज हम देखते हैं इस टॉपिक में कि कर्व फिटिंग में जो हमने लाइन या कर्व फिट करते हैं उसको कैसे चूज़ करते हैं। आपको ये बात तो पता है कि जो हमारे पास डाटा है या ग्राफ और कर्व्स बनते हैं उनकी डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक डाटा है, ये रेड पॉइंट्स मैंने ड्रॉ किए हैं, ये एक्स और वाई एक्सेस है। अब अगर इसकी रफ सी देखें तो ये एक बीच में से इस तरह की लाइन स्ट्रेट सी गुजरती हुई हमें नज़र आ रही है। तो इस केस में हम कहेंगे कि ये डाटा जो है वो एक लीनियर पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ये लीनियर लाइन को फॉलो कर रहा है। लेकिन ऐसा हर दफ़ा मुमकिन नहीं है। ऐसा भी पॉसिबल है कि ये जो पॉइंट्स हमने ड्रॉ किए हैं और उसके बाद अगर उसका हम कोई पैटर्न जज करना चाहें तो हमें पता चले कि वो स्टार्ट में इस तरह हाइट पे है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वैल्यूज़ जो हैं वो कम होती हुई सेंटर में आई, लेकिन फिर उनके दरमियान राइज आ गया। तो ये एक यू शेप का कर्व सा बन रहा है। तो ये भी पॉसिबल है। और ऐसा भी मुमकिन है कि इसमें अप्स एंड डाउन्स इस शेप के आ रहे हो कि डाउन फिर अप फिर डाउनवर्ड और फिर ये अपवर्ड। तो डाटा का पैटर्न क्वाइट पॉसिबल है कि इस तरह का भी हो जाए। तो ये जो लेफ़्ट साइड पे सबसे पहले मैंने आपसे जिक्र किया, इसको हम कहते हैं लीनियर पैटर्न, लीनियर लाइन। और इस वाले पैटर्न को हम क्वाड्रेटिक कह देते हैं। और ये वाली जो शेप है इसको हम क्यूबिक या क्यूबिकल कहते हैं। अब हमारे पास प्रॉब्लम जो है वो ये है कि अभी तक तो आपने ऑलरेडी जो देखा है उसमें आपको कोई डाटा दे दिया गया है और उसने मेंशन कर दिया गया है कि आप इस पे ये वाली लाइन फिट करें। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होगा कि उसने साथ में मेंशन भी कर दिया। उसने तो जस्ट डाटा देना है या सिर्फ डाटा अवेलेबल हमारे पास हो सकता है और उस पर हमने खुद से डिसाइड करना है कि इस पे कौन सी लाइन फिट हो। तो इस सूरत हाल में जिन लोगों ने काम किया उन्होंने चंद एक इसके मेथड या रूल्स सेट किए हैं, वो गाइडलाइंस में आपसे आज की स्लाइड्स में शेयर करता हूँ। तो ये चेक करने के लिए विच इज़ द राइट लाइन टू फिट फॉर द गिवन डाटा, यूजुअली वी अडॉप्ट टू मेथड्स। किसी से भी हम हेल्प ले सकते हैं या दोनों से भी हेल्प ली जा सकती है। द फर्स्ट वन इज़ कि उसका हम डिफरेंस चेक करें। ये कैसे है डिटेल आगे चल के मैं बताता हूँ। दूसरा ये है कि उस ग्राफ को अगर हम ड्रॉ कर लें, उस डाटा का ग्राफ बना लें, तो उससे भी हमें कुछ आइडिया हो जाता है कि इसमें कौन सा मेथड सूट कर सकते हैं। आज हम इस स्लाइड में देखते हैं ये डेल्टा वाला मेथड, और किसी दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि ग्राफ की मदद से ये काम कैसे कर सकते। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। एग्जांपल में ये सिंपल सी मैंने एग्जांपल ली है। कहते हैं डिसाइड द सूटेबल कर्व फॉर द फॉलोइंग डाटा। तो ये एक्स और वाई की फॉर्म में डाटा गिवन है। अब इसमें कौन सी ऐसी इक्वेशन फिट की जाए जिससे ये बेहतर प्रेडिक्शन दे और इसकी फिटिंग बड़ी ज़बरदस्त हो जाए। तो इसको कंटिन्यू करने से पहले हम देख लेते हैं कि डिफरेंस या फर्स्ट डिफरेंस क्या होता है। इसका फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि ये आगे चल के हमारे काम आएगा। तो ये एक्स और वाई, तो ये वाई से रिलेटेड मैं इसको कर रहा हूँ। इसको एक्स से रिलेटेड भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे मेरा मेन फोकस वाई का है, तो हम इसको देख लेते हैं। ये जो डिफरेंस निकालने का है, इसका मतलब ये है कि करंट वैल्यू का पिछले वैल्यू से आपने कंपेरिजन किया और उसका डिफरेंस निकाला पिछली वैल्यू। सपोज आज किसी चीज़ का मैं फ्रूट का रेट देख रहा हूँ और मैं पिछले दिन का रेट भी मुझे पता है, तो आज का और पिछले दिन के रेट का जो डिफरेंस है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसी तरह कल का रेट जो गुजर चुका है उससे अगर प्रीवियस रेट पे देखें, परसों के रेट के साथ कंपैरिजन, तो इसी तरह साल का कंपैरिजन हो सकता है। इस साल का पिछले साल से, पिछले साल का उससे पिछले साल से, उसका उससे पिछले साल से। तो अगर इस डाटा को आप इस एंगल से देखें कि ये आपकी पहली वैल्यू है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, और इस लास्ट वाले को हम कहते हैं करंट वैल्यू कह देते हैं। तो डेल्टा में पहली वैल्यू का तो देखें आप क्या निकालेंगे डिफरेंस इसका, तो क्योंकि पीछे कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है जिसके साथ हम इसका डिफरेंस निकाल सकें, तो इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। ये मैंने डैश लगा दी। अब 15 और इसकी प्रीवियस वैल्यू से 12, 15 माइनस 12, तो ये क्या वैल्यू आ गई 3। इसी तरह 3 के लिहाज से देखें तो 18 करंट
और -15, और इनका अगर डिफरेंस लें तो ये आपके पास क्या आ गया 3। इसी तरह ये 21 माइनस प्रीवियस वैल्यू और इसको भी अगर निकालें तो ये मेरे पास 3 आ गया। तो ये जो अभी मैंने काम किया डिफरेंस निकालने का, इसको हम डेल्टा y कहते हैं और इसको डिनोट हम ऐसे करते हैं, दिस इज डेल्टा y। और इसी तरह अगर आपको मैं किसी जगह ये सिंबल इस तरह लिखी आए डेल्टा x, तो इसका मतलब होगा कि वेरिएबल x से रिलेटेड जो डिफरेंस है ये उसकी बात कर रहा है, और ये y से रिलेटेड जो डिफरेंस है इसको, और इस सिंबल को हमने डेल्टा का नाम दे रखा। तो सिंपल ये y वेरिएबल था और उसका मैंने फर्स्ट डिफरेंस ले लिया, और फर्स्ट डिफरेंस लेने का तरीकाकार मैंने आपको बता दिया। दूसरे लफ्ज़ में मैंने इसका डेल्टा y कैलकुलेट कर लिया। अब इस जो डिफरेंस हमने निकाला है इसकी बेस पे कुछ रूल्स हैं, वो अगर देख लें तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। फॉर एग्जांपल, इफ़ द फर्स्ट डिफरेंसेस ऑफ y आर अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट यूज अ स्टेट। तो ये आपको एक की पॉइंट पता चल गया कि अगर डिफरेंस जो है y से रिलेटेड अब हम डील कर रहे हैं, अगर उसका फर्स्ट डिफरेंस जो है उनकी तमाम वैल्यूज़ हमने निकाली, उसका फर्स्ट डिफरेंस अगर कांस्टेंट आ रहा है, सेम आ रहा है या अप्रॉक्सीमेटली सेम आ रहा है, तो इन तमाम केसेस में वो हमें ये हिंट दे रहा है कि स्ट्रेट लाइन आपके लिए ज़्यादा सूट करेगी। वेरी इजी। तो ये एक पॉइंट आपको पता चलेगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि इफ़ द सेकेंड डिफरेंसेस ऑफ y आर अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट यूज अ सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन। ऊपर वाले केस में देखें या तो वो जो डिफरेंस है कांस्टेंट आएगा या कांस्टेंट नहीं आएगा। तो दूसरे केस में हमने देखा कि कांस्टेंट नहीं है। अगर दूसरे केस में अब कांस्टेंट नहीं आ रहा है तो फिर हमने क्या करना है कि फिर हमने सेकंड डिफरेंस लेना है, यानी वो जो नई वैल्यूज़ आ गई हुई हैं डिफरेंस की, उस डिफरेंस का फिर डिफरेंस लेना है, उसको ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे हमने y को ट्रीट किया। तो उसको फिर हम कहेंगे कि ये सेकंड डिफरेंस हो गया, यानी डिफरेंस पहले लिया उसका फिर डिफरेंस लिया तो वो बन गया सेकंड डिफरेंस। तो उसको फिर चेक किया, अगर उसकी वैल्यूज़ अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट है तो ये इंडिकेशन है कि हमें सेकंड ऑर्डर लाइन जो है वो फिट करनी चाहिए। इसको पैराबोला भी कहते हैं। तो ये हमारे पास दो की पॉइंट्स हैं। इसी तरह थर्ड पॉइंट है, इफ़ द थर्ड डिफरेंसेस ऑफ y आर अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट यूज अ थर्ड डिग्री ऑर्डर इक्वेशन। ऐसा भी मुमकिन है कि उस पे फर्स्ट पे भी कांस्टेंट नहीं रहा, सेकंड पे भी कांस्टेंट नहीं रहा, तो ये स्टेप हम फर्दर एक्सपैंड करते हैं। थर्ड टाइम के लिए थर्ड डिफरेंस उसका लेते हैं। थर्ड डिफरेंस लेने पे पता चला कि अगर वो अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट आ रहा है तो ये इंडिकेशन है कि हम थर्ड डिग्री ऑर्डर की इक्वेशन उस पर फिट करें तो वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगी। अच्छा, कुछ और रूल्स भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। इफ़ द फर्स्ट डिफरेंसेस ऑफ log y आर अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट यूज एन एक्सपोनेंशियल कर्व। कुछ सूरतों में ऐसा होगा कि उस पर हम किसी किस्म की स्ट्रेट लाइन या 1-2 ऑर्डर का नहीं पिक कर रहे, और पिछले जो 1-2 मैंने आपको की पॉइंट्स बताए वो भी वैलिड नहीं हो रहे, तो फिर ये भी पॉसिबल है कि हम जो y की वैल्यूज़ है उसका log ले लें, लॉगरिथमिक वैल्यूज़ उनकी निकाल लें। अच्छा, और उनका डिफरेंस पे चेक करें, तो हो सकता है ये कांस्टेंट हो। तो अगर ये कांस्टेंट होगा तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि हम इस पे एक्सपोनेंशियल कर्व जो है वो यूज़ कर सकते हैं और हमें वो यूज़ करना चाहिए। और अगर हम log y की वैल्यू लें और इसका फर्स्ट डिफरेंस लें, इसी तरह log x की वैल्यूज़ लें और इसका भी डिफरेंस ले लें, तो दोनों के डिफरेंसेस अगर हम ले रहे हैं और वो अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनके दरमियान जो रिलेशनशिप को ज़्यादा अच्छा बयान कर सकता है, दैट इज़ ज्योमेट्रिक कर्व। तो डिफरेंट कर्व्स हैं, उनमें से एक की जो शेप या फॉर्म बनती है उसको हम ज्योमेट्रिक कर्व कहते हैं। तो एक रूल इसका ये भी है। इसमें एक आखिरी पॉइंट ये नोट कर लें, इफ़ द फर्स्ट डिफरेंसेस ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ y आर अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट देन वी कैन यूज थर्ड डिग्री पैराबोला। इसमें क्या है कि y की वैल्यूज़ नहीं, ऊपर हमने log वैल्यूज़ ली वो भी नहीं, y की वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल ले लिया। रेसिप्रोकल मीन 1/y, यानी हर y की वैल्यू को 1 से डिवाइड किया, उसको रिवर्स कर दिया, तो रेसिप्रोकल ले लिया और उसका फिर हमने डिफरेंस निकाला। डिफरेंस निकालने के बाद अगर वो कांस्टेंट आ रहा है तो थर्ड डिग्री उस पर सूट कर रही होगी। तो आए अब एक एग्जांपल की मदद से इसको ज़रा स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब बताएं, आगे जाने से पहले हम ये देख लेते हैं, ये जो हमने एग्जांपल 1 की थी, ये एग्जांपल 1 में देखें, ये हमने निकाल लिया उसका फर्स्ट डिफरेंस।
तो ये कांस्टेंट आ रहा है। तो इसमें अब क्या रिकमेंड करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसमें हम स्ट्रेट लाइन जो है वो फिट कर सकते हैं, वो बेहतर रहेगी। अभी हम देखते हैं ये सेकंड एग्जांपल। डिसाइड द सूटेबल कर्व फॉर द फॉलोइंग डेटा। x 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं और y की वैल्यूज़ हैं वो 10 14 21 31 और 44, ये इसकी वैल्यूज़ हैं। इसका सलूशन हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डिफरेंस ले लेते हैं y के लिहाज से। तो पहली वैल्यू अवेलेबल नहीं है, इसको हमने छोड़ दिया, यहाँ ये लगा दिया, और 14 - 10 14 - 10, तो ये मेरे पास आ गया 4 21 - 14, ये मेरे पास आ गया 7 31 - 21, ये मेरे पास आ गया 10 और 44 - 31, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई 13। तो फर्स्ट डिफरेंस। अब हमने फर्स्ट डिफरेंस को चेक करना है कि कांस्टेंट है या कांस्टेंट नहीं है। तो ये मेरे पास नो कांस्टेंट आ रहा है। तो नो कांस्टेंट का मतलब ये है कि अब इसका मैं सेकंड डिफरेंस भी चेक करूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेकंड डिफरेंस। ये मेरे पास सेकंड डिफरेंस आ गया। अब फर्स्ट वैल्यू तो यहाँ पे पहले से ही अवेलेबल नहीं है। अब इसका मैं डिफरेंस पीछे किससे लूँ? वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो इसको भी मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, इसका भी नहीं मैं ले पा रहा। और अब बात आ जाएगी इसकी। तो ये मेरे पास आया 7 - 4, और ये मेरे पास आ गया 10 - 7, और ये मेरे पास आ गया 13, और इसकी प्रीवियस वैल्यू जो है वो आ गई 10। तो 7 - 4 मेरे पास बन गया 3, 10 - 7 दिस इज आल्सो 3, एंड 13 - 10 दिस इज आल्सो 3। Now if you look, the second difference becomes constant, which is an indication that we should apply here, yes, second degree equation, second order degree equation, और उसको हम पैराबोला भी कहते हैं। एग्जाम्पल 3 देख लेते हैं। सो जस्ट अ सुटेबल कर्व फॉर द गिवन डेटा। एक्स की वैल्यूज़ उसी तरह 0 1 2 3 4, और वाई की वैल्यूज़ में हमारे पास आ रहा है 10 17 28 43 40 62। तो कैसे प्रोसीड करेंगे? दो एग्जांपल्स ऑलरेडी आप देख चुके हैं, उसमें आपने फर्स्ट ऑर्डर वाली भी निकाल ली है, सेकंड ऑर्डर वाली भी निकाल ली। तो आई थिंक ये जो है आप इसको डू योरसेल्फ, ये आप प्रैक्टिस के तौर पे इसको खुद करें। इसका फर्स्ट डिफरेंस लें, अगर कांस्टेंट आ गया वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रहा तो सेकंड डिफरेंस लें, तो उसको चेक करें कांस्टेंट है कि नहीं है। अगर वो आ गया वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रहा तो इसको थर्ड की तरफ आप मूव करें। तो ये बात आपने इसको खुद से चेक कर लेना है। चलते चलते मैं आपको रिवाइज करवाता जाऊँ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो मैं अभी बता रहा था कि फर्स्ट ऑर्डर कांस्टेंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन का मतलब है ये वाली इक्वेशन y = a + bx ये फिट करनी है। ये कई दफ़ा आप ऑलरेडी कर चुके हैं। सेकंड ऑर्डर में a + bx + cx², ये वाली इक्वेशन सेकंड ऑर्डर डिग्री में होगी। इसको हम पैराबोला भी कहते हैं, सेकंड डिग्री लाइन भी कहते हैं। और थर्ड डिग्री में a + bx + cx² और प्लस dx⁻3। तो ये आपके पास 3 लाइंस की इक्वेशंस हैं, इसके अलावा भी हैं, लेकिन ये पैटर्न के तौर पे जस्ट आप इनको याद रखें। तो जी इसी के साथ रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रियल लाइफ में जब हमारे पास डाटा होगा तो क्वाइट पॉसिबल कि डिग्री शिग्री जो ऑलरेडी है वो जिस तरह के हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में कहते हैं वो मेंशन ना हो। तो आपको ये कहा जाए कि जस्ट दिस इज़ द डाटा एंड चूज़ द अप्रोप्रिएट कर्व, सूटेबल कर्व। और उसमें चंद एक जो रूल्स अभी मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, आई गेस के 6 के करीब रूल्स हैं, वो थोड़े से आपको पॉइंट उनके पता होने चाहिए जिससे आप डिसाइड कर सकें।
तो उसमें सिंपल आपने जो पैटर्न फॉलो करना है कि गिवन डाटा आपके पास आ गया हुआ है, उसके बाद उसका फर्स्ट डिफरेंस लें। फर्स्ट डिफरेंस का नाम हमने रखा है डेल्टा, और डेल्टा के साथ अगर वाई का ले रहे हैं तो ये इसको कह देंगे डेल्टा वाई। अगर कांस्टेंट है तो फर्स्ट डिग्री, ठीक है। अगर फर्स्ट डिग्री नहीं है तो सेकंड डिफरेंस आपने चेक करना है। सेकंड डिफरेंस चेक किया, सेकंड डिफरेंस को भी फिर आपने देखा कांस्टेंट है कि नहीं है, जो रूल्स हैं उनको फॉलो किया, पता चला कि नहीं है, तो फिर आप थर्ड फोर्थ जितने भी रूल्स हैं वो सारे प्रोसेस करते जाएं, तो आप देखें कोई ना एक उसमें से ज़रूर सूट कर रहा होगा। जब वो फाइनल पता चल जाए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ज्योमेट्रिक लॉगरिथम कौन सा है, तो उसकी डेफिनेट कोई ना कोई इक्वेशन होगी। वो इक्वेशन पता चल गई तो उसके अननोन्स हैं, ठीक है, ए है, बी कांस्टेंट है, या सी या डी, जो भी कांस्टेंट है वो आपने फाइंड आउट करने हैं। रिग्रेशन के मेथड से वो ऑलरेडी आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, और बाकी जो प्रोसेस है वो फिर उसी तरह आपने कंटिन्यू करना है। तो ये आज की जो हमने स्टडी किया था उसका ऑलमोस्ट रिकैप हो गया। इसी के साथ इसको हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।